सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो? देखिए स्टूडेंट्स, जो भी है हिस्ट्री का आपके लिए सेकेंड चैप्टर लाया गया है। एसएससी क्लास 10th का होने वाला है सेकेंड चैप्टर, जो कि सभी मीडियम्स के लिए बहुत सही होने वाला है। पूरा की पूरा बेस होने वाला है नए पोर्शन पे और साथ ही नोट्स पे। ठीक है, तो नोट्स आपको पूरे की पूरे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप की, जहां से आप ये नोट्स को डायरेक्टली हासिल कर सकते हो, डायरेक्टली ले सकते हो। तो हम ये जो नोट्स है, ये नोट्स भी मैं देने वाला हूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स फटाफट से शुरू करते हैं। सो देखो, लेसन का नाम जो है वो है ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब कि सबसे पहले तो यार भाई साहब, ट्रेडिशन क्या होता है और इंडियन हिस्टोग्राफी क्या होता है। मतलब कि इंडिया में जो एंशिएंट टाइम में जो हिस्ट्री थी, मतलब कि जो गांधी जी, जो जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन टाइम का अपन बात कर रहे हैं। और उस टाइम में कैसी जो हमारा ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन यानी कि हमारी डायनेस्टी कैसी थी। उसके बाद हमारे इधर किंग्स ने, कौन से किंग्स ने यहाँ पे जो है अपना वर्चस्व किया। पॉलिटिकल इवेंट्स कौन से हुए, क्लाइमेट कैसा था, फेमाइंस मतलब कि जो भी लोगों को खाने के लिए था ठीक से नहीं था। ये सभी चीजें आज हमको इंडियन हिस्टोग्राफी, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी में मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राफी इन इंडिया इन एंशिएंट पीरियड। फर्स्ट पॉइंट में रीड कर रहा हूं। इन एंशिएंट इंडिया memories of great deeds of ancestors and mythological lore and memories of social transition were preserved through recitation। मतलब कि स्टूडेंट्स, जो भी पहले ज़माने में जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे, उन सभी के जो भी मेमोरीज है वो हमने अलग अलग थ्रू, मतलब कि हमारे स्टोरीज से हो, जैसे रामायण हो गया। हम सभी को पता है कि जो राम वगैरह थे वो वनवास में गए थे, सभी चीज़ें तो ये हमारे रिसाइटेशन में थे। मतलब कि हमको उनके बारे में जानकारी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है हम उसके बारे में सुनते जा रहे हैं। हमको वर्चुअल लोगो बता गए हैं, स्टोरी बताते हैं, इस प्रकार से उसको बोलते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट रीड कर रहा हूं। The art of writing was known as Indians as the early as the 13 millennia BCE। BC मतलब कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब कि क्रिस्ट जो क्रिश्चियन के भगवान होते हैं, उनके जन्म से पहले ये सभी चीजें हो रही है। तब से इंडिया में ये रीति रिवाज था कि लिखना जाता था। मतलब कि सभी जन लिखते थे, इंडिया में लिखने की सभी कोई आदत थी। वैसे पहले जमाने में जो था, संस्कृत लैंग्वेज का ज्यादा यूज होता था, संस्कृत लैंग्वेज का ज्यादा वापर होता था, तो उस प्रकार से। सो द अर्लीस्ट known written documents found in India are in the form of inscription। मतलब कि स्टूडेंट्स, जो भी पहले जमाने में जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने को मिलते थे, डॉक्यूमेंट्स अपने को पहले जमाने के जो भी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए थे, वो सभी एज अ इंस्क्रिप्शन बोल के अपने को मिला है। अभी इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये भी हम देख लेंगे, नहीं तो आप बोलोगे भैया इंस्क्रिप्शन के बारे में तो बताया ही नहीं। इंस्क्रिप्शन मतलब कि कोई कॉइन्स हो गए, कोई मेटल के इमेजेस हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, ठीक है, कॉपर के प्लेट्स हो गए। ये फर्स्ट सेंचुरी से चलते आ रहा है। मतलब कि स्टूडेंट्स, एक अलग अलग सिक्के हो गए, ठीक है, मेटल के कुछ इमेजेस हो गए। पहले ज़माने में देखो अलग अलग किंग्स के जो होते हैं वो उन पे मेटल, मतलब कि जो कॉइन्स होते हैं वो कॉइन्स के जो थे किंग का फोटो बनाया जाता था, उस प्रकार से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। दे डिपिक्टेड डेट्स ऑफ किंग्स, मतलब कि उन जो सिक्के थे, वो जो स्कल्पचर्स थे, स्कल्पचर्स मतलब कि बड़े बड़े जो हम पुतले वगैरह बनाते हैं, उन पुतलों पे जो हो गए किंग्स के जो डेट्स रहते थे, मतलब कि वो कब पैदा हुए, कब वो मर गए, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है अपने लाइफ टाइम में। डायनेस्टी कैसा था उनका, मतलब कि उन्होंने राजवाड़ा जो है उन्होंने कैसे संभाला था। टेरिटोरियल एक्सटेंट कैसा था। टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब कि जिस जगह पे वो किंग या फिर वो क्वीन राज करती थी, उधर का पूरा की पूरा टेरिटोरियल, मतलब कि कितना बड़े जगह पे उन्होंने राज किया था। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उनका, उनके एम्पायर्स कौन कौन थे, उनके पॉलिटिकल इवेंट्स क्या क्या हुए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हुए, और उनके लाइफ टाइम में, मतलब किंग्स और क्वींस के लाइफ टाइम में फैमिन और क्लाइमेट का क्या क्या इशू हुआ, वो सभी चीज़ें हमको बताई जा रही है। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट पैरा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ रिटर्न सोर्सेज आए थे। जैसे हम सभी को पता है कि रिटर्न सोर्सेज होते हैं, अलग अलग सोर्सेज होते हैं। तो कल्हाना बोल के एक रिटर्न सोर्सेस था। सो ये जो कल्हाना होता है, ये कहाँ पे लिखा जाता है, देखो कल्हाना, ये 12वीं सेंचुरी में सीई में कल्हानी जो होता है वो राजतरंगिनी बोल के एक बुक है, जो कि कश्मीर के बारे में हिस्ट्री बताई जाती है। ठीक है, कल्हाना मतलब कि ये कल्हाना रोट राजतरंगिनी, जो कि एक बुक है कश्मीर की। उसकी जो स्टाइल थी और लिखने की, वो कंसेप्ट थी पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पे, मतलब कि लोग आगे चल के कैसे व्यवहार करेंगे उस प्रकार पे था। ठीक है, कल्हाना। द बुक वॉज रिटन आफ्टर क्रिटिकल एग्जामिंग वेरियस सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शन,
कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टी रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशंस। मतलब कि स्टूडेंट्स ये जो बुक लिखी गई थी कल्हाना, ठीक है, तो ये बुक मतलब कि राज तरंगिनी ये एक बुक का नाम है जो कि किसने लिखा था, कल्हाना ने लिखा था, ठीक है। कल्हाना ये एक आदमी का नाम था जिसने कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में लिखा गया था और उसने उस बुक का नाम राज तरंगिनी लिखा गया था। राज तरंगिनी एक बुक का नाम है जिसको कल्हाना नाम के व्यक्ति ने लिखा है, जो कि पूरी की पूरी बेस्ड है कश्मीर पे। और उन्होंने उसके मतलब किस किस मदद से लिखा था उन्होंने, थ्रू इंस्क्रिप्शंस, थ्रू कॉइन्स, थ्रू एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह, इन सभी के वजह से लिखा गया था। उसके बाद हम सभी को मेडिवल में जाना है। मेडिवल में जो मुस्लिम हिस्टोरियंस थे उनके बारे में अभी हम थोड़ा सा नाम वगैरह आप सभी को ये लर्न ही करना पड़ेगा, जो कि इब्न बटूटा, फिर अब्दुल रजाक, फिर मार्को पोलो, ठीक है, फिर निकोला कॉन्टी, फिर बर्बोसा एंड डोमिनिगोस पियोस वेर द फॉरेन ट्रैवलर्स हु रोट अबाउट मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया। मतलब कि ये जो पूरे के पूरे हिस्टोरियंस के मैंने नाम लिए हैं, ये मुस्लिम हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इंडिया के पिछले ज़माने के बारे में पूरा की पूरा लिखा गया था मेडिवल पीरियड के टाइम में, ठीक है। अभी मुगल हिस्ट्री के बारे में किन्होंने अपने को, जो मुगल हिस्ट्री आए थे, जो मुगल लोग यहाँ पे मुगल सल्तनत आए थे, जो औरंगजेब का रूल जब चल रहा था उस टाइम, वो हिस्ट्री किसने लिखी गई, मुगल हिस्ट्री किसने लिखी गई, तो उनका नाम था ईश्वरदास नगर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान, निकोलॉय मोनिसी वेर द हिस्टोरियंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब के रूल। मतलब कि औरंगजेब का जब रूल चल रहा था तो जो मैंने ऊपर के हिस्टोरियंस के नाम बोले हैं तब वो लोग जिंदा थे और उन्होंने सब औरंगजेब ने क्या क्या चीज़ें किए थे और औरंगजेब खुद उनको बुलाते थे और उनसे जो हो, मतलब पहले ज़माने में कैसा होता था स्टूडेंट्स कि जो भी चीज़ अगर कोई सेनापति है वो अगर कोई जीत के आ रहा है, कोई भी बैटलफील्ड अगर जीत के आ रहा है तो वो उनके हिस्टोरियंस को बुलाते थे जिनको लिखना पढ़ना आता है और उनसे पूरी की पूरी स्टोरी जो उनके साथ हुई है वो स्टोरी उनको लिखने को बोलते थे। मतलब कि आने वाली पीढ़ी उससे इंस्पायर हो और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। सो अभी स्टूडेंट्स जो है हम फटाफट से बखर पे जाएंगे। बखर ये एक इंपॉर्टेंट होता है और ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बखर? सो बखर इट इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि बखर ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मेडिवल टाइम्स के। इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं, इसमें इयोलॉजीज होते हैं अलग अलग हीरोज़ के, स्टोरीज के। मतलब कि इयोलॉजीज मतलब कि स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बोला पहले ज़माने में जो भी हमारे हीरोज़ थे, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने भी हिस्टोरिकल इवेंट जीते हैं, जैसे शिवाजी महाराज हो गया, ये वो हो गए, उन सभी ने किस प्रकार लड़ाई जीती है, उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके बैटल्स कैसे थे, वो सभी चीज़ें अपने को बखर में अपने को मिलता है। सो बखर ये इंपॉर्टेंट टाइप है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की मेडिवल टाइम्स के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोग्राफी ऑफ एमिनेंट स्टेट्समैन ऑफ मराठा पीरियड। मतलब कि बखर को हम एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि मराठा के पीरियड के टाइम में, मतलब जब शिवाजी महाराज जब अपनी कमान संभाल के बैठे थे महाराष्ट्र को या फिर मराठा लोगों को जो है स्वातंत्र देने के लिए, स्वराज देने के लिए, तब जो था बखर उस टाइम में एज अ बायोग्राफी बोल के हम पहचानते थे बखर को एज अ मराठा पीरियड में, ठीक है। अभी बखर के कौन से टाइप्स है वो भी हम देख लेंगे। सो टाइप्स ऑफ बखर्स बहुत सिंपल है इसके आंसर्स। तो बायोग्राफीज ऑफ किंग, मतलब कि बखर में क्या क्या चीज़ें आती थी, किंग के बायोग्राफी आती थी, उनका डायनेस्टी आता था, उनके डिस्क्रिप्शंस आते थे, मतलब क्या क्या इवेंट्स उन्होंने किए हैं, हिस्ट्री ऑफ सेक्ट आता था, फिर ऑटोबायोग्राफीज आती थी उनके ग्रेवियंस पे मतलब कि अगर उनके मन में कोई खोट वगैरह होगी या फिर उनको कुछ अपनी रियलाइज होगी, बड़े बड़े किंग्स को, क्वींस को अगर अपनी गलतियों का ये हो गया, क्या बोलते हैं, रियलाइज हो गया, तो वो उनका ग्रेवियंस लिखते थे, मतलब कि ऑटोबायोग्राफीज में। जैसे अभी कैसे धोनी का पिक्चर बना था, तो वो जो था वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। जो सचिन का था वो थेरोटिकल मूवी था, मतलब कि उसमें डायरेक्टली मूवीज में बता दिया, ठीक है, पूरा की पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं किया उस प्रकार से। और फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द किंग, तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी बखर्स में क्या क्या पहले ज़माने में क्या क्या होता था बखर में। अर्ली बखर्स हैड अ लॉट ऑफ अरेबिक इन्फ्लुएंस। मतलब कि पहले ज़माने में बखर्स में जो था, बखर ये बेसिकली जो था स्टूडेंट्स, ये शिवाजी महाराज के टाइम में था। मराठा साम्राज्य जब एक्सपांड हो रहा था तभी के टाइम में बखर्स वगैरह आने को लगे थे। बखर्स मतलब ये एक इंपॉर्टेंट टाइप होती है हिस्ट्री की ही, मतलब हिस्ट्री में ही लिखते हैं अपन, उसको बखर बोलते हैं। लेकिन बखर जो था ये इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ था, अरेबिक से हुआ था, ऐसा इनका कहना है।
मेनी स्कॉलर्स बिलीव दैट द वर्ड बखर इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड खबर, मतलब कि बखर जो शब्द ये हमको मिला है, ये कहाँ से मिला है? एक अरेबिक वर्ड है जिसका नाम है खबर, जैसे हम अभी खबर बोलते हैं उस प्रकार से। Bukhars are the historical narratives in prose form, have great importance as a source of history. More than 200 acres were written between 1760 and 1850, मतलब कि स्टूडेंट्स 1760 और 1850 के बीच में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, इतने सारी हिस्ट्री में इतने सारे बड़े बड़े जो है इवेंट्स किए गए कि लगभग 200 अखर्स जो है लिखा गया। अखर्स मतलब कि पूरे के पूरे एकदम हजारों 2000 पेजेस के बुक्स लिखे गए, और वो भी वो जमाने में पेजेस एकदम बड़े बड़े होते थे, ऐसे छोटे छोटे पेजेस नहीं होते थे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे शिवाजी महाराज पानीपत के बारे में भी लिखा गया है। कंडीशंस ऑफ हिस्ट्री, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद भाऊ साहेब पेशवा, फिर उसके बाद पानीपत की बैटल, ये सभी के सभी कहाँ पे अपने को मिला है? बखर में से ही मिला है। मतलब कि स्टूडेंट्स उस जमाने में जो लोग होते थे वो बखर बोल के, बखर मतलब कि हिस्ट्री लिखते थे यार, बाकी कुछ नहीं, लेकिन वो शिवाजी महाराज के टाइम में था बखर, ये उनका कहना है कि ये जो है अरेबिक वर्ड है खबर, उसका बखर हो गया, खबर का बखर हो गया, ऐसे उनका मानना है। अभी लैंग्वेजेस यूज्ड इन वेरी रिच एंड फिगरेटिव विथ ग्रेट नरेशन, मतलब कि ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस लिखे गए कि अगर हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे जो भी शरीर है उसको अभी भी कांटे आ जाते हैं, क्योंकि इतना सही प्रकार उन्होंने लिखा था। मतलब कि उस जमाने में जो राइटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, ये हमको यहाँ से समझ में आ रहा है। बकर्स आर लुक्ड अपॉन एज अ फॉर्म ऑफ प्रोज लिटरेचर देन लैडर हिस्टोरिकल सोर्स, मतलब कि स्टूडेंट्स बखर को एज अ लिटरेचर माना जाता है, ना कि हिस्टोरिकल सोर्स, ऐसा भी इनका कहना है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ हमेशा याद रखना है, फोड़ना है भाई, फोड़ना है। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से एक बार नीचे कमेंट कर दो यार फोड़ना है, जिससे कि मुझे समझ जाएगा कि आप इस मिनट पे बराबर आपने फोड़ना है लिखा है बोल के। ठीक है, सो हिस्टोरियोग्राफी इन मॉडर्न पीरियड, इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुए, हिस्टोरियोग्राफी मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुए। जैसे ब्रिटिश रूल, हम 20वीं सेंचुरी के अंदर थे, ब्रिटिश के रूल के अंदर ही थे, 1947 में अपने को मिला, मतलब कि आधी 20th सेंचुरी ये ब्रिटिश ने ही अपने पे ये किया है। ठीक है, उसके बाद आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन, आर्कियोलॉजिकल मतलब कि स्टूडेंट जमीन के नीचे जब हम खोदते गए तो हमको जो भी ब्रिटिश रूल में ये किया गया था, आर्कियोलॉजी मतलब कि जब ब्रिटिश हमारे इधर कब्जा कर रहे थे तभी हमको आदत लगी कि नीचे खोदना है, उन्होंने ही हमको जो है नीचे खोदने के लिए लगाया था। उसमें हमको बहुत सारे बुक्स वगैरह भी मिले थे। मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स रोट अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, बहुत सारे ब्रिटिश के ऑफिसर्स जो थे वहाँ पे जो कार्यस्थित थे, मतलब वहाँ पे जब रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स अपने इंडिया पे, तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी। द राइटिंग शोड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, उनके राइटिंग में ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि ब्रिटिश को पूरी तरफ से हमारे इंडिया पे कब्जा करना था, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, राइट। The writing display an absence of objective perspective and prejudice, prejudice मतलब कि एक perspective होता है about the various aspects of Indian culture, मतलब कि स्टूडेंट्स ब्रिटिश ने जब भी हिस्ट्री लिखा इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो स्टूडेंट्स उन्होंने ये दिमाग में रखा था कि इंडियन कल्चर के बारे में कुछ भी ना आए, क्योंकि स्टूडेंट्स उनको ऐसा लग रहा था ब्रिटिशर्स को कि इंडिया कंट्री अपनी हो जाएगी, तो वो लिखेंगे ही क्यों इंडियन कल्चर के बारे में, क्योंकि उनके दिमाग में जैसे था कि हम आने वाले हर साल हम यहाँ पे ही रहेंगे, इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया एक हमारी ही कंट्री हो जाएगी, तो उनके बच्चे वगैरह अगर ये इंडियन कल्चर के बारे में सुनते थे तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता था। इसके कारणवश उनके राइटिंग में सभी चीज़ें एब्सेंस थी, जैसे कि इंडियन कल्चर, ये देखो यहाँ पे लिखा है उनके राइटिंग्स में, their writings display absence of Indian culture, absence of क्या है? इंडियन कल्चर का एब्सेंस हमको दिख रहा था। अभी उसके बाद स्टूडेंट्स हमको कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी पे आना है। सो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, मतलब कि अलग अलग फ्रेमवर्क्स हमको अभी देखने हैं, तो हम वो चेक करेंगे। ठीक है, सो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि जो सबसे पहले जो थे,
ठीक है। सबसे पहले जो इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखने वाले थे वो ज़्यादा तो कौन थे, ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे और क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मतलब कि क्रिश्चियन लोग थे। आ रहा है समझ में? मतलब कि स्टूडेंट्स, इंडिया की हिस्ट्री सबसे पहले किन लोगों ने लिखी थी? एक तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखा था या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिखा था। और हम सभी को पता है इन देयर राइटिंग्स रिफ्लेक्टेड देयर व्यू अबाउट दैट इंडियन कल्चर है नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस। और उनके राइटिंग्स में हमको ऐसा नजर आया कि इंडियन कल्चर को कुछ भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बल्कि वो इंडिया में रह रहे थे लेकिन इंडिया में रह के भी वो हिस्ट्री में क्या लिख रहे थे कि इंडिया एक ऐसी मतलब कुछ काम की कंट्री नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन हम सभी को पता है कि इंडिया का कल्चर कितना ब्राइट है, कितना रिच है इंडिया का कल्चर, और हम सभी जन एज अ इंडियन हम सभी जन प्राउड फील करते हैं। लेकिन उस जमाने में सबसे पहले हिस्ट्री कौन लिखता था स्टूडेंट्स? एक तो ब्रिटिश ऑफिसर्स लिखते थे या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब कि ब्रिटिश के ही लोग होते थे। तो उन्होंने हमारे कल्चर के बारे में इतना इंपॉर्टेंस लिखा ही नहीं। उन्होंने और एक चीज की, दे रेडिकुलेट द इंडियन कल्चर एज परहैप्स बैकवर्ड एंड अनडेवलप्ड। मतलब कि उन्होंने ऐसा लिखा हिस्ट्री में वो जमाने में कि इंडियन कल्चर को कुछ भी नहीं आता है, इंडियन कल्चर ये पूरा की पूरा बैकवर्ड है, पूरा की पूरा अनडेवलप्ड है, ऐसा उन्होंने लिखा। Their writings justified the colonial rule, मतलब कि उनके राइटिंग्स में दिखाई गया कि कॉलोनियल रूल हो रहा था वहां पे। The 5 volumes of Cambridge History of India published between 1922 and 1937, ये एक एग्जाम्पल थे। मतलब कि एक बुक लिखा गया था कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोल के, एक वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स मतलब कि बुक्स होते थे पूरे के पूरे। 1922 जब अपने को फ्रीडम नहीं मिला था स्टूडेंट्स, 1922 से लेकर 1937 के बीच में इन लोगों ने इंडिया के कल्चर के बारे में जितनी बदनामी करनी थी उतनी बदनामी कर दी थी, ठीक है। ये हम हिस्टोरियोग्राफी देख रहे हैं और ये कौन सा हिस्टोरियोग्राफी था? पहला वाला, विच इज कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में, ठीक है। समझ गया कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। अभी हम आएंगे ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पे। बहुत सिंपल है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। Many European historians felt curious about civilizations and countries of East. Some of those scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as Orientalist. मतलब कि स्टूडेंट्स, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ये एक ऐसे हिस्टोरियंस थे जो कि यूरोपियन से आए थे और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम जब इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, तो उनको उसके बारे में एक रिस्पेक्ट भी दी। किसको? ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को, ठीक है। और कंपैरेटिव स्टडी, जैसे मैंने आपको बोला था स्टूडेंट स्टार्टिंग में कि संस्कृत लैंग्वेज सबसे पहले आती थी। सो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ संस्कृत एंड सम यूरोपियन लैंग्वेज वाज कंडक्टेड बाय द ओरिएंटलिस्ट। मतलब कि जो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज पर बहुत डिटेल में स्टडी की थी, साथ ही यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी बहुत डिटेल में उन्होंने स्टडी किया था। Their studies resulted in the perception that an Indian language could be mother of Indo-European languages। मतलब कि उनके स्टडी के वजह से ही, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के स्टडी के मदद से ही हमको ऐसा समझ में आया कि संस्कृत लैंग्वेज के वजह से ही बाकी के सभी लैंग्वेजेस डेवलप किया गया है। आई रिपीट, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने बोला है कि इंडिया की जो लैंग्वेज थी ये पूरी लैंग्वेजेस की मदर है, मतलब कि गॉड फादर है। जैसे हम सभी को पता है अपने घर में मम्मी का ही सभी चीज़ें होता है, उनका ही वर्चस्व होता है घर में, जो भी चीज़ है, खाना बनाना हो या फिर सभी चीज़ें, उस प्रकार से। तो इंडिया की लैंग्वेज जो संस्कृत लैंग्वेज थी वही एक प्रकार से सभी इंडिया और यूरोपियन लैंग्वेजेस में आगे बढ़ती गई। मीन्स संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है। अभी सो आई होप आपको कॉलोनियल और ओरिएंटलिस्ट समझ में आ गया है। अभी हम जाने वाले हैं विच इज नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। सो द राइटिंग्स ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन हिस्टोरियंस who are trained in the British educational system show an inclination to restore the pride of in ancient glory of India and self-esteem of Indian readers. Their writings are known as nationalist historiography. मतलब कि स्टूडेंट्स ऐसी राइटिंग्स जो कि द राइटिंग्स ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन हिस्टोरियंस हु वेर वेल ट्रेंड इन ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम। मतलब कि कुछ ऐसे इंडिया के लोग थे जो कि पूरे के पूरे इंग्लिश कल्चर में सीखे हैं और उन्होंने बोला कि इंडिया के जो भी हिस्ट्री है उसको क्या करो, क्रिटिसाइज करो सभी चीज़ें। अभी किस प्रकार से क्रिटिसाइज किया है वो भी हम देखेंगे।
नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने क्रिटिसाइज किया है हिस्ट्री को ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखा गया है। मतलब कि स्टूडेंट्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो भी इंडिया के बारे में पहले लिखा गया था वो सभी का सभी गलत है, ऐसा किसका बोलना है? नेशनलिस्ट। अभी स्टूडेंट्स, नेशनलिस्ट मतलब कि अपने नेशन के बारे में जो अच्छी बातें करता है उसको बोलते हैं नेशनलिस्ट। सो उन्होंने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया कि पिछले ज़माने में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो एंशिएंट इंडियन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो पूरी की पूरी गलत इंफॉर्मेशन है। उसके बाद द इंडियन हिस्टोरियंस वांटेड टू क्रिएट among Indian masses through their writings about the country's rich past। और इन्होंने क्या किया फिर स्टूडेंट्स, वो जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो भी इंडिया के बारे में जो भी गलत सलत कहा था उन सभी के बुक्स वगैरह जो भी है जितना हो सके उतना कहाँ पे तो भी डाल दिया, फेंक दिया, सभी चीज़ें कर दिया और उन्होंने अपनी राइटिंग शुरू की। हिस्टोरियंस बने, अपनी खुद की राइटिंग की और उन्होंने बताया कि पहले ज़माने में अपने लोगों को बताया कि अपनी इंडिया कितनी रीच थी और इन लोगों ने कैसे अपनी इंडिया पे राज किया है और हमको कैसे इनसे छुटकारा पाना है। ठीक है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक, ध्यान से सुनना है, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताने का बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में उन्होंने इनिशिएटिव किया, जो कि बहुत हद तक बहुत ही आगे बढ़ा। Their attention was drawn towards geographical conditions and history of different regions of India। मतलब कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे उनका अटेंशन गया अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस पे और साथ ही अलग अलग रीजन्स पे इंडिया के। ठीक है, और हाँ स्टूडेंट्स, और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो मेरा आईडी यहाँ पे दे दिया है आपको, विच इज़ @अजय शाह, जिसको आप अगर फॉलो मारोगे और आप अगर मेरे से कोई भी डाउट पूछना चाहते हो तो आप वहाँ पे मेरे से 1-to-1 डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर? सो वी विल मूव फॉरवर्ड। जो भी नेशनलिस्ट थोड़ा ही बाकी अभी स्टूडेंट्स फटाफट से चेक कर लेंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे द नेशनलिकल हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन ट्रिगरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मतलब कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी उनके वजह से इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा असर हुआ और हम बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ते गए। और इसमें जो विष्णु शास्त्री चिपलांकर है जो कि महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी बन के थे, उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में इतना सही सही चीज़ें लिखा था स्टूडेंट्स, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, कि महाराष्ट्र को स्वातंत्र्य दिलाना यही हमारा एकमात्र एम है, एकमात्र ये है, ऐसा बहुत सारे चीज़ें लिखे थे विष्णु शास्त्री चिपलुंकर सर ने, जिनके मदद से रीजनल मोमेंटम, रीजनल हिस्ट्री में जो है मोमेंटम मिला, मतलब कि फ्रीडम का मोमेंटम मिला। ठीक है, क्लियर एवरीवन यहाँ तक? ओके, उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमको देखना है विच इज हिस्ट्री इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमको क्या क्या चीज़ें हुए, हमने क्या क्या चीज़ें देखे, वो सभी चीज़ें हम आपको बताने वाले। ठीक है, आगे देखेंगे। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अलॉन्ग विथ डायनेस्टी हिस्ट्री, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्री वेर रिटर्न। मतलब कि अलग अलग हिस्ट्री इंडिया के बारे में लिखी गई है। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट जैसे मार्क्सिस्ट, सबल्टन, फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ये सभी के सभी इंक्लूड किए गए। उसके बाद जो भी स्कॉलर्स थे, the scholars in this area began to feel the need of histories of various communities, sciences, इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कल्चर एस्पेक्ट्स, ये सभी चीज़ें। मतलब कि इस टाइम में पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम में जो भी अलग अलग स्कॉलर्स जो बाहर निकले, मतलब उनको हिस्टोरियंस बनना था, उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज़ के मदद से, अलग अलग साइंस के मदद से, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम के मदद से अपनी एक हिस्ट्री बनाने लगे। और इसके वजह से जो स्कोप ऑफ राइटिंग हिस्ट्री था ये बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में बदला गया। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देखेंगे सबल्टन हिस्ट्री क्या होता है स्टूडेंट्स। सबल्टन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से चेक करेंगे अपन व्हाट इज मीन बाय सबल्टन हिस्ट्री। ओके, द सीड्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मैंने पिछले लेसन में आपको सिखाया था, वहां से ही ये इन्फ्लुएंस होकर सबल्टन हिस्ट्री बना है। Subaltern history is the history of people who were considered as the bottom most ranks of the society। मतलब कि स्टूडेंट्स, सबल्टन हिस्ट्री ये किससे रिलेटेड है? जो एकदम लोग जो होते हैं वो एकदम डाउन, मतलब कि एकदम लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनके बारे में ये हिस्ट्री है।
ठीक है, समझ गया होगा आपको किस बारे में बात कर रहा हूं मैं, कैसे चीजें के बारे में बात कर रहा हूं। इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग दिस आइडिया। मतलब कि मैंने जो अभी हिस्टोरियन का नाम लिया है एंटोनियो ग्राम्स्की, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है सबल्टन हिस्ट्री लिखने के लिए। उसके बाद रंजित गुहा, इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया प्रकार से जो है इंपॉर्टेंट रोल किया है, जो कि एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी भी थे, उन्होंने किया है। उसके बाद महात्मा फुले, जो हम सभी को पता है, महात्मा फुले उन्होंने अटेंशन लाया कि जो भी वुमेन है, जो भी शूद्राज है एंड अतिशूद्राज अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिवीजन इन दिस बुक गुलामगिरी। महात्मा फुले जी की जो एक बुक थी गुलामगिरी बोल के, तो उनमें उन्होंने लिखा था कि जो भी इंडिया में जो भी वुमेन्स हैं, उन वुमेन्स को ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं मिल रहा है, मतलब कि वो अपना खुद का व्यवहार नहीं कर सकते। इसके वजह से स्टूडेंट्स हम सभी को पता है, इनके वजह से ही जो वुमेन्स वगैरह है वो आज हमारे साथ मतलब कदम से कदम चला रहे हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं होते थे तो शायद ही वो आज हमारे साथ मतलब बैठ सकते थे सभी चीज़ें। गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। और हम सभी को पता है कि जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी है, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हिस्ट्री में, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रखा था। सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन हिज 2 बुक्स, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 2 बुक्स थे। जो पहली बुक का नाम था हु वेर द शूद्रास, मतलब कि शूद्रास कौन है, और द अनटचेबल्स, और जो अनटचेबल्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि हम सभी को कुछ पता ही नहीं है, उसका मतलब होता है अनटचेबल्स। उन्होंने लिखा था कि दलित को कैसे अनजस्टिस मिलता था पहले ज़माने में, और इसके वजह से उन्होंने दलित लोगों को, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी है, उन्होंने दलित लोगों को बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटीज़ दिया है, जो कि बहुत हिसाब से सही बात है, क्योंकि पहले ज़माने में जो दलित के लोग थे, जिसको हम लोअर कास्ट मानते थे, उस ज़माने में जब हम हमारे आपके चाहे तो मम्मी पापा से पूछ लो आप, ठीक है, तो वो अगर गांव में भी एंट्री कर लेते थे दलित लोग, तो पूरा गांव जो है वो धोखे निकालते थे, उनको पानी नहीं लेने देते थे, उनके साथ बैठना उठना नहीं होता था लोगों के साथ। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये चीज़ लिखा कि सभी ह्यूमंस एक ह्यूमंस होते हैं, उनको सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। इसके कारणवश उन्होंने एक बुक लिखी अनटचेबल। उस बुक में उन्होंने लिखा कि दलित लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके वजह से स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दलित लोगों के बारे में बहुत सही सही चीज़ें लिखा है, और उनको आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ मिल रही है। माइनॉरिटीज़ मतलब कि उनको सहूलत मिलते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अभी फेमिनिस्ट हिस्ट्री, अभी फेमिनिस्ट हिस्ट्री क्या होता है ये चीज़ हम देखेंगे। याद रखना है, फोड़ना, क्या फोड़ना है ठीक है। अभी हम देखेंगे फेमिनिस्ट हिस्ट्री। सो कौन से फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस थे जिनको अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़े। फेमिनिस्ट मतलब कि स्टूडेंट्स जो कि वुमन के पक्ष में बोलते थे, उन लोगों को पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या चीज़ें, मतलब कि इंडिपेंडेंस मिलने के पहले क्या क्या चीज़ें फेस करने पड़े, वैसी चीज़ें हमको देखना है। अभी For a long period of time, male scholars were involved in the writing of Indian history. मतलब कि बहुत टाइम से जो है मेल मतलब कि जो आदमी लोग थे वही बस इंडियन हिस्ट्री लिखते थे, और वुमेन्स के बारे में कुछ चीज़ें थे ही नहीं। जैसे हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, अगर हम देखे गए तो हमारे इंडिया में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा आदमियों के बारे में ही हिस्ट्री है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, गांधी जी हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, भगत सिंह हो गया, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, इन सभी के बारे में। लेकिन वुमेन्स अगर हम देखे गए तो कुछ कुछ वुमेन ही हैं जिनका आगे नाम आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि उस ज़माने में वुमेन्स को इतना प्रिविलेज नहीं मिलता था खुद के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। तो टू हाईलाइट दिस फैक्ट बिकम द मेजर टास्क ऑफ द फेमिनिस्ट हिस्टोरियन। और जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियन थे उनका तो एक ही काम था कि वुमेन्स को भी हिस्ट्री में दर्ज किया जाए। इसके वजह से इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट टू रीथिंक अबाउट द वुमेन्स पोजिशन इन हिस्ट्री। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना कि आखिर वुमेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है अपने हिस्ट्री में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपने हिस्ट्री में। क्योंकि अगर मेल और फीमेल एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ काम नहीं करेंगे, तो कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसी पॉइंट को आगे रखते हुए फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी बोल रहे हैं, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको पूरा की पूरा लेसन समझ गया है। बहुत ही सिंपल लेसन था, इतना कुछ
कुछ हार्ड लेसन नहीं था। जो भी आगे के पॉइंट्स है वो पॉइंट्स मैं आगे कवर कर लूँगा। चैप्टर नंबर 2 में इतना ही है। बाकी के जो भी पॉइंट्स अपने छोड़े हैं वो एक तो या तो कट हो गए हैं या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो भी होंगे विच इज़ एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा उनके बारे में। सो होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार नीचे लाइक और अपने दोस्तों के साथ एक प्यारा सा शेयर कर देना है, जिससे कि आपके भैया की भी हेल्प हो जाएगी और साथ ही आपकी भी हेल्प हो जाएगी। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, 2 महीने बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे चीज़ें टाई अप है, बहुत सारे चीज़ें काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, इसके वजह से थोड़ा सा चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बोलूँगा कि मैं अभी इसके बाद से चैनल पे पूरा की पूरा फोकस रहने वाला है, पूरा की पूरा जो है आपको इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी एक्सरसाइज वगैरह सभी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूं, ये मेरा पूरा की पूरा आपके प्रॉमिस है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स कल, जो भी होगा आगे जब वीडियो आएगा तब। तो तब तक के लिए मचाते रहो, फोड़ते रहो, और हाँ याद रखना है हैशटैग फोड़ना है। बाय एवरीवन, टाटा, बाय, फोड़ो।